हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने गैसेस लॉ के अंदर बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ डिस्कस कर लिया था। हमने बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर लिए थे। चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स अभी रहते हैं, उनको हम इन जो बाकी लॉज बचे हैं उनके साथ ही कंबाइन करेंगे। तो आज हमारा जो लॉ है वो थर्ड लॉ है, दैट वाज इज गे-ल्यूसेक लॉ। हम इसका दूसरा नाम रखते हैं अमेंटेंस लॉ। तो आज इस लॉ को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये लॉ हमें क्या कह रहा है। जैसे पिछले लॉज में कुछ वेरिएबल्स हमने जो डिस्कस किए थे इंटररिलेटेड थे, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कांस्टेंट है, कुछ इंटररिलेटेड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम kept constant and the pressure of a given amount of gas। देखो ये कंडीशन सब में ही चलेगी। गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज directly proportional to the टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। अगर किसी गिवन अमाउंट की गैस और क्लोज्ड कंटेनर में गैस है और अगर हम उसकी वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं तो प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, और जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर क्या हो रही है, कांस्टेंट। ये चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। अगर हम इस P को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के में कन्वर्ट करते हैं तो KT। ठीक है, तो P इज इक्वल टू KT इफ P1 and T1 are the initial conditions of temperature and of pressure and temperature of a gas at constant volume after some time P2 pressure is changed to P2 pressure is changed to P2 pressure is changed to P2 and temperature is to T2, then Gay-Lussac's law become क्या बन जाएगा। देखो इनिशियल कंडीशंस आ गई, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा है, सब कुछ वही चल रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन अब की बार हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू क्या है, वॉल्यूम की। तो हमारे पास क्या रहेगा, P1। हम इसको क्रॉस ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि P/T इक्वल्स टू K, है ना, रीअरेंज करके जैसे हमने बाकी सबको किया था। तो यहाँ पर क्या है, P1/T1 इक्वल्स टू K, इनिशियल कंडीशन आ गई। अच्छा, P2/T2 इक्वल्स टू K, ये दो कंडीशंस आ गई हमारे पास। एक इनिशियल कंडीशन है, एक फाइनल कंडीशन है। इनसे हमें रिजल्ट के तौर पर क्या मिलेगा, इनसे रिजल्ट के तौर पर हमें मिलेगा P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। ठीक है, ओवरऑल जो हमारा लॉ है वो क्या है, ये है P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस। ठीक है, तो ये हमारा है गे-लुसेक लॉ। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और चेक कर लेते हैं, लिख लीजिए इसको। चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं हम गे-लुसेक लॉ की। क्या कह रहा है ग्राफ, देखो इसका जो ग्राफ है वो किसके और किस वेरिएबल के बीच में ड्रॉ करना है। जैसे प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना टेम्परेचर के, टेम्परेचर भी किस में लिया जाएगा, केल्विन में। अब यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, यहाँ पर कांस्टेंट है वॉल्यूम, कांस्टेंट है वॉल्यूम। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो और अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हमने क्या देखा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी इंक्रीज होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। तो दिस ग्राफ विल शो दैट द स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन इनटू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, इंक्लाइन फॉर्म में ये ग्राफ जाएगा। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो इस प्रकार के ग्राफ को आइसोकोरिक ग्राफ कहा जाता है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो क्या कहेंगे, आइसोकोरिक ग्राफ। प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या कहेंगे, आइसोबारिक। और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या कहेंगे, आइसोथर्मल। ग्राफ के नाम याद रखेंगे। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में और ग्राफ में नहीं फंसेंगे। हमारे पास फोर्थ लॉ है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये थोड़ा सा डिफरेंट लॉ है। अंडर दी सिमिलर कंडीशंस, अंडर दी सिमिलर कंडीशंस of temperature and pressure, temperature and pressure, the volume of gas, the volume of a gas is directly proportional to, is directly proportional to amount of the gas or number of mole of the gas, to number of moles of the gas। देखिए कंडीशंस इसने फिक्स कर दी हैं कि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो गैस की जो वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, ये एवोगैड्रो लॉ कह रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल, नंबर की बात यहां पर आ गई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाते हैं तो Kn हो जाता है। यहां से हमें कुछ और भी डिराइव करने को मिलेगा। क्या डिराइव करने को मिलेगा देखते हैं। अगर हम इस n की जगह पर, जैसा कि हमें पता है n क्या होता है, वी नो दैट n इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, यही होता है ना, n जो है वो मास बाई मोलर मास होता है। अच्छा, अगर इसकी जगह पर हम क्या करें, इस n की जगह पर इस n की वैल्यू अगर पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू K मास बाई मोलर मास, ऐसा ही कुछ मिलेगा ना। ध्यान रखिएगा इसको, कौन कौन सा मास है, ये मास है और मोलर मास है। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस मोलर मास को यहाँ भेजेंगे, इस वॉल्यूम को यहाँ भेजेंगे। मोलर मास इज इक्वल टू K मास बाई वॉल्यूम, रिमेंबर दैट। अच्छा, हमें और भी चीजें कुछ पता हैं, हमें ये पता है कि मास बाई वॉल्यूम होती क्या है, वी नो दैट मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो मोलर मास इज इक्वल टू Kd, मोलर मास किसके बराबर हो गया, Kd। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा दूं तो मोलर मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, डेंसिटी के। तो इस लॉ से हमें एक बात ये समझ में आई है कि किसी भी गैस का मोलर मास जो होगा वो उसकी डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना मोलर मास बढ़ता जाएगा उस गैस की डेंसिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अब हम इन लॉज के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। पहले कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स करते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए। चलिए बेटा, एक सॉल्व क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि 20 ml ऑफ हाइड्रोजन मेजर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस आर हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम एट द सेम प्रेशर। प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, पहली बात इन्होंने कहा सेम प्रेशर मीन्स प्रेशर केप्ट कांस्टेंट। चेंजेस कहाँ कहाँ आ रहे हैं, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। क्या हमें कैलकुलेट करना है, नई वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं इनिशियल कंडीशंस, यानी आपके पास इनिशियल चीजें क्या हैं, क्या आपने इनिशियल वैल्यूज में क्या देखा, इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशंस में सबसे पहले हम T1 की बात करते हैं। T1 है हमारे पास 15 डिग्री, लेकिन डिग्री सेल्सियस में है तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, कैल्विन में। 273 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 288 कैल्विन, ठीक है, 288 कैल्विन हमारे पास T1 हो गया। फिर हम बात करते हैं P1 की, P1 नहीं है, V1 की बात करते हैं। V1 कितना है, 20 ml है, बात समझ में आ रही है। फिर बात करते हैं हम फाइनल कंडीशंस की, यानी जो हमें मिला है या हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास T2 है, T2 कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कैल्विन में बदलेंगे। 273 कैल्विन कितना हो गया, ये देखिए जरा, प्लस करते हैं तो 8 और 10 308 कैल्विन हो गया।
308 केल्विन और वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करनी है एट कांस्टेंट। ये दोनों कंडीशंस कब चल रही हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमें यहाँ पर कौन सा लॉ लगाना चाहिए? बताइए कौन सा लॉ लगाएं? अप्लाई चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। प्रेशर कांस्टेंट होने पर यही रिलेशन मिल रहा है। इसी रिलेशन में वैल्यूज पुट करेंगे। V1 में 20, T1 में कितना है? 288 केल्विन है और हमारे पास V2 कैलकुलेट करना है, T2 कितना है? 308 केल्विन है। V2 को यहीं छोड़ देंगे, 308 को यहाँ ले आएंगे। 20/288 इंटू में 308। आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका मिलेगा 21.38 ml, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द गैस ही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आई होप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको अपनी किन का ध्यान रखना है? अपनी यूनिट्स का ध्यान रखना है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। अगर वॉल्यूम ml में है तो ml में ही आनी चाहिए, अगर लीटर में है तो कन्वर्ट कर लीजिए। और इसी प्रकार से हम एक एमेंटन लॉ का और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आप प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए। चलो बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ए 10 लीटर कंटेनर इज फिल्ड विद अ गैस टू अ प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक एट 0 डिग्री सेल्सियस। What about the temperature? Will the pressure inside container be 2.50 एटमॉस्फेरिक? देखो यहाँ रिलेशन क्या है? 10 लीटर वॉल्यूम दी गई है, यानी कि वॉल्यूम तो इन्होंने फिक्स कर दी, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। आपको चेंज किस में देखना है? अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा? इसका सॉल्यूशन है आपका वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। सीधी सी बात है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम को आपने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम को कांस्टेंट करते ही कौन सा रिलेशन आपके दिमाग में आ रहा है? सबसे पहले हम बात करते हैं P1। P1 हमें कितना मिल रहा है? 2 एटमॉस्फेरिक। फिर हम बात करते हैं P2। P2 हमें कितना मिल रहा है? 2.50 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, हमारे पास और टेम्परेचर क्या है? T1। T1 है 0 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में चेंज किया तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 273 केल्विन। हमारे पास T2 नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। कौन सा लॉ अप्लाई होगा यहाँ पर? अप्लाई बताएंगे, गे-लुसेक्स लॉ। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है, गे-लुसेक्स लॉ। गे-लुसेक्स लॉ वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देता है कि प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन देता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। ऑल द वैल्यूज आर गिवन हियर, यू जस्ट पुट देम। P1 कितना है? 2 एटमॉस्फेरिक। T1 कितना है? 273 केल्विन। P2 कितना है? 2.50 एटमॉस्फेरिक। T2 हमें कैलकुलेट करना है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2, इसको यहाँ पर लेके आओगे तो 2 वहाँ चला जाएगा। 2.50 ओवर 2 इंटू में 273। By doing all these things we get 241 केल्विन, 341 केल्विन T2। बट केल्विन में आंसर नहीं पूछा गया है, तो आपको क्या करना है? 341 माइनस 273, आप इसको डिग्री सेल्सियस में बदलोगे तो आपका आंसर आएगा 68 डिग्री सेल्सियस। और यही आपका क्या है? T2 निकालना है। यानी कि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर दी जाए, प्रेशर में चेंज आए तो टेम्परेचर में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही आप अपनी प्रैक्टिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के आप कीजिए, फिर हम उनके डाउट्स ले लेंगे डाउट सेशन में। ठीक है।